रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। आज हम लोग क्लास 8 का एक चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन चैप्टर, और इसमें हम लोग मेनली फोकस करेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सवाल है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, क्या है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। देखिए, रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन जो होता है, कह सकते हैं कि इट इज अ लाइफ प्रोसेस, इट इज अ life process, life process through which all organisms give birth or give rise of their new young ones of their own kind, यानी रिप्रोडक्शन वो लाइफ प्रोसेस है जिसके द्वारा सभी लिविंग क्रिएचर्स अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिजम्स को, अपने ही जैसे नए जीव को अराइज करते हैं, जन्म देते हैं। उसी प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मान ले कि एक एनिमल है जिसे हम लोग कहेंगे कैट, तो कैट जिस नए यंगवन को जन्म देगी, कैट जो नए यंगवन को जन्म देगी वह कैट के जैसा ही होगा। किसके जैसा होगा? कैट के जैसा होगा। अगर मैंगो के सीड से अगर कोई नया मैंगो ट्री जो है वो अराइज होगा, कोई नया प्लांट अराइज होगा, तो वह क्या होगा? वह भी क्या होगा? मैंगो ट्री ही होगा। क्या होगा? मैंगो ट्री ही होगा। यानी जो भी जीव जब रिप्रोडक्शन प्रोसेस को परफॉर्म करेगा, तो जिस नए ऑर्गेनिज्म को अराइज करेगा वह उसका जो है वह कॉपी होगा, है ना, उसी के जैसा होगा। हाँ, इसमें लिटिल चेंजेज हो सकते हैं ड्यू टू प्रोसेस ऑफ वेरिएशन की वजह से ऐसा हो सकता है, पर यह कह नहीं सकते कि यह होगा ही। इसके लिए हम लोग आगे इस प्रोसेस को समझेंगे कि ऐसा होगा तो किस में होगा, है ना, और अगर नहीं होगा तो किस में नहीं होगा। चलिए देखते हैं। तो कह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है बाबू? रिप्रोडक्शन जो है वह एक लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, तो फिर लाइफ प्रोसेस होता क्या है? लाइफ प्रोसेस क्या है? ठीक है, तो देखिएगा, लाइफ प्रोसेस की बात करें, ठीक है, तो देखिए लाइफ प्रोसेस जो होता है वह हमारे किसी भी लिविंग क्रिएचर के द्वारा जितने भी प्रोसेसेस परफॉर्म किए जाते हैं जिसके बिना किसी भी लिविंग क्रिएचर का लाइफ का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जितने भी प्रोसेस, जितना भी फंक्शन परफॉर्म करे, वह सारे एसेंशियल फंक्शंस जो कि उसके जीवन के लिए एसेंशियल हो। अब फंक्शन तो बहुत सारे हम लोग करते हैं, नाचते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, गाते हैं, लेकिन वो नहीं, कह रहा है कि वो सारे फंक्शंस, वो सारे एसेंशियल फंक्शंस जो कि एक लिविंग क्रिएचर के लाइफ के लिए, के सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है, उसके बिना वह सर्वाइव नहीं कर सकता, वो सारे प्रोसेस क्या कहलाते हैं? लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। अब कहेंगे कि वो एसेंशियल प्रोसेस जिसकी हम बात कर रहे थे, है ना, वह एसेंशियल प्रोसेसेस हैं कौन कौन, है ना? वह जो एसेंशियल प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं वह कौन कौन सा है?
देखिए सबसे पहला है आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन मतलब होता है कि ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग ऑफ फूड। क्या फूड के बिना कोई लिविंग क्रिएचर सरवाइव करेगा? बिल्कुल नहीं। हर लिविंग क्रिएचर को, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, माइक्रोस्कोपिक हो या माइक्रोस्कोपिक हो, उसे तो फूड चाहिए, तभी वो सरवाइव करेगा। न्यूट्रिशन के बाद दूसरा लाइफ प्रोसेस आप देखेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन 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 का मतलब हो गया सांस लेना। अब रेस्पिरेशन करेंगे तो एनर्जी मिलेगी। एनर्जी के बिना कोई भी वर्क संभव नहीं है, कोई भी लाइफ प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, इवन कि न्यूट्रिशन भी पॉसिबल नहीं है। और कहेंगे कि न्यूट्रिशन के बिना रेस्पिरेशन का कोई काम नहीं, क्योंकि न्यूट्रिशन से ही न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और उसी को रेस्पायर करके, उसी को तोड़ के हमें एनर्जी मिलेगी। तो न्यूट्रिशन और उसके बाद एनर्जी के लिए इसका रेस्पिरेशन। और जब रेस्पिरेशन प्रोसेस परफॉर्म हो जाएगा, तब अगला जो प्रोसेस होगा वह हो जाएगा आपका सर्कुलेशन, या इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। क्या कहेंगे इसे? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन। बॉडी में सभी मटेरियल, मतलब बॉडी में जो है, हमारा बॉडी एक कॉम्प्लेक्स मशीन है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सभी पार्ट्स का अपना एक ओन फंक्शन होता है। और इसलिए जब सब अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे, लेकिन उनके द्वारा किए गए वर्क के का इफेक्ट, वर्क की रिक्वायरमेंट सभी ऑर्गन्स को है, उसका इफेक्ट सब पर पड़ेगा। तो उससे होने वाले जो इफेक्ट्स हैं, उनको एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक, मिलने वाली चीजों को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ट्रांसफर करने में ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही हमारी हेल्प करेगा। जैसे हम खाना खाते हैं तो माउथ में और न्यूट्रिएंट्स जाता है तो वह स्टमक में जाएगा, लेकिन चाहिए उसको बॉडी के हर एक पार्ट को। न्यूट्रिएंट्स लेकर जाएगा कौन? तो यही सिस्टम उन सभी पार्ट्स को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाएगा। सांस लेंगे, चाहिए ऑक्सीजन, जाएगा लंग्स में, लेकिन चाहिए तो सारे बॉडी पार्ट्स को, तो किससे जाएगा? ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। तो वो ट्रांसपोर्टेशन एसेंशियल है, इसके बिना सर्वाइवल संभव नहीं। चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बाद, तो आप अगला फोर्थ प्रोसेस देखेंगे, वह होगा आपका एक्सक्रीशन। क्या हो जाएगा? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब हो जाता है कि इन सारी लाइफ प्रोसेस को जब हमने परफॉर्म किया तो कुछ वेस्ट जनरेट होगा, है ना? वेस्ट जनरेट होगा। तो यह वेस्ट जो जनरेट होगा वो हमारे बॉडी में कलेक्टेड रह भी सकता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कलेक्टेड रहता है, पर हमारी बॉडी में कलेक्टेड नहीं रहता। अच्छा, फिर भी इस वेस्ट मटेरियल्स को हटाया जाना, एक्सक्रीट किया जाना बहुत जरूरी है, ताकि हम उसकी जगह खाली कर सके और फिर नए फंक्शंस को परफॉर्म कर सके, क्योंकि ये जो वेस्ट मटेरियल जनरेट होते हैं वो टॉक्सिक वेस्ट होंगे, और टॉक्सिक वेस्ट हटाए जाएंगे किसके द्वारा? तो एक्सक्रीशन प्रोसेस के द्वारा। अब आगे देखेंगे अगला लाइफ प्रोसेस क्या होता है, वह होता है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है? तो हमारे आसपास के जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं उसके साथ हमारा बेंड होना, उसके साथ एडजस्ट होना, और एडजस्ट होकर और उस चेंज सराउंडिंग में सरवाइव करने का एबिलिटी, है ना, यही कहलाता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हमारे अंदर, सभी जीवों के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ताकि वह किसी भी सराउंडिंग, किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन में सरवाइव कर सके, अपने आसपास के एनवायरमेंटल कंडीशंस को डिटेक्ट कर सके और उसके अकॉर्डिंग खुद में चेंज ला सके, ताकि वह बेटर सर्वाइवल को इंश्योर करे। तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के थ्रू होगा। इस तरह ये 5 लाइफ प्रोसेस हैं, और एक और लाइफ प्रोसेस एसेंशियल, एक और लाइफ प्रोसेस आ जाएगा, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। जिसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, तो इसमें से जो 6 लाइफ प्रोसेस हो गए 6, इसमें से जो ये 5 आता है, 5 लाइफ प्रोसेस हैं, यह कहलाते हैं एसेंशियल।
ठीक है, क्या कहलाएंगे? एसेंशियल लाइफ प्रोसेस कहलाएंगे। और ये जो आखिरी है उसको हम लोग कहते हैं एसेसरी। एसेसरी लाइफ प्रोसेस कहते हैं। क्यों कहते हैं एसेसरी? इसके पीछे एक वजह है। एसेसरी इसलिए कि ये जो पांचों हैं ये हर एक इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है। क्योंकि एक कोई भी इंडिविजुअल इतना प्रोसेस तो डेफिनेटली परफॉर्म करेगा तभी जिंदा रहेगा, अदरवाइज वो सरवाइव नहीं कर सकता है। लेकिन वह रिप्रोडक्शन अगर ना भी करे तो भी वह सरवाइव कर लेगा। फिर तो सवाल यहां पे एक और उठ जाता है कि सर इफ इट इज नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल, अगर वह किसी व्यक्ति के सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है तो फिर सर ये रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है? तो देखिए रिप्रोडक्शन, अब यहां पे एक क्वेश्चन आपके लिए यहां से आ जाएगा कि व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है? देखिए रिप्रोडक्शन जरूरी है ना, ताकि हम क्या कर सके, तो फॉर मेंटेनिंग ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ। क्या कह सकते हैं इसे? फॉर मेंटेनिंग, यहां लिख सकते हैं फॉर मेंटेनिंग of their species, यानी अपनी प्रजाति को अगर बनाए रखना है, अपनी स्पेसीज को बनाए रखना है, तो डेफिनेटली कौन सा प्रोसेस रिक्वायर्ड होगा? रिप्रोडक्शन। और दूसरा जो आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, इसका इंपॉर्टेंट रीजन हो जाता है, वह होता है टू इंक्रीज पॉपुलेशन, टू इंक्रीज, है ना, इंक्रीज पॉपुलेशन। यानी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए, पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए जो है वह रिप्रोडक्शन जरूरी होता है, क्योंकि इसी से नए नए इंडिविजुअल्स, नए नए यंग वंस जनरेट होंगे, और जब जितने ज्यादा नए यंग वंस होंगे उतनी ही ज्यादा पॉपुलेशन होगी। तो पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए भी किसकी जरूरत? रिप्रोडक्शन की जरूरत होती है। तो रिप्रोडक्शन मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। चलिए इसको देखेंगे कि रिप्रोडक्शन जो होता है वह कितने टाइप का होता है। देखिए रिप्रोडक्शन जो होगा, वह दो टाइप का होता है। कितने टाइप का हो जाएगा? रिप्रोडक्शन दो टाइप का हो जाएगा। रिप्रोडक्शन हो जाएगा दो तरह का, एक हो जाएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा जो होगा वह सेक्सुअल हो जाएगा। रिप्रोडक्शन कितने टाइप का हो जाएगा? दो टाइप का हो जाएगा, है ना। एक हो जाएगा, यहां पे कहेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कितने टाइप का हो गया? दो। एक हो गया एसेक्सुअल, और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेक्सुअल। ठीक है, दो तरह के रिप्रोडक्शन हो गए, एक असेक्सुअल और दूसरा क्या हो गया? सेक्सुअल। दोनों में देखेंगे और कंपेयर करके देखेंगे कि कौन क्या है। इवन हम लोग इसमें कुछ मतलब अदर टॉपिक्स पॉइंट्स को भी इसमें मैनेज कर सकते हैं कि रिप्रोडक्शन है ना, क्या मतलब उसका एडवांटेज क्या हो सकता है, डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, थोड़ा सा इसको एडिशनली पढ़ लेंगे। देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? अगर हम बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले वाले की, देखिए वह कहता है, उसका अगर डेफिनेशन है, उसका अगर डेफिनेशन कहेंगे तो वह डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कहता है कि वह प्रोसेस जिसमें, अगर एसेक्सुअल कहेंगे, कहेगा कि वह प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें एक पेरेंट, सिंगल पेरेंट अपने नए ऑर्गेनिज्म को अराइज करने, जन्म देने में सक्षम होता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, कहेगा कि द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन,
the process of reproduction in which single parent is able to produce new young one. यानी वह प्रोसेस जिसमें एक सिंगल पेरेंट, इसमें डिफरेंशिएशन नहीं होगा वेदर इट इज मेल और फीमेल, इससे मतलब है ही नहीं। यहाँ पे एक पेरेंट है और वही सिंगल पेरेंट अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देने में, अराइज करने में सक्षम होता है। तो इसी प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल आप ले लेंगे, मान लीजिए कि यहां एक जीव है जिसका नाम है हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा नाम है। क्या नाम है? हाइड्रा नाम है। हाइड्रा देखिएगा, इसमें हाइड्रा जो है वह एक aquatic क्रिएचर है, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। किसी न किसी बुक में आपने देखा होगा इस हाइड्रा को। अब देखिए, ये जो हाइड्रा है इसकी बॉडी में एक आउटग्रोथ अराइज होगा। सिंगल पेरेंट है ना, एक ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी में एक आउटग्रोथ अराइज होता है। इस आउटग्रोथ को नाम दे देते हैं हम लोग बर्ड, है ना। प्लांट्स वगैरह में देखिएगा उससे नए ब्रांचेज अराइज होते हैं, है ना, उसी को हम लोग क्या नाम दे दिए? बर्ड नाम दे दिए। ये फर्दर ग्रो करेगा, बड़ा होगा, और जब ये बड़ा हो जाएगा, जब ये बड़ा होगा, आप देखिए यहां पे, जब ये बड़ा होगा जब ये बड़ा होगा तो यह ठीक अपने पेरेंट के जैसे प्रोजेक्शंस को डेवलप करेगा, और जब यह कंप्लीट अपने डेवलपमेंटल प्रोसेस को कंप्लीट कर लेगा तब यह अपने पेरेंट से डी अटैच हो जाएगा। तब यह अपने पेरेंट से क्या हो जाएगा? डी अटैच हो जाएगा और एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में सरवाइव करेगा। तब यह अपने एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में क्या करेगा? सरवाइव करेगा। तो यह एक सिंगल पेरेंट, और इसी सिंगल पेरेंट ने इस नए ऑर्गेनिज्म को क्या कर दिया? अराइज कर दिया, जन्म दे दिया, है ना। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? असेक्सुअल कहेंगे, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? असेक्सुअल कहेंगे। अब इसमें कहता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है यह एक फास्ट प्रोसेस है। इसका एडवांटेज क्या है? तो यह कहता है कि इट इज फास्ट मेथड। क्या कह सकते हैं? इट इज फास्टेस्ट मेथड। फास्टेस्ट मेथड, ठीक है। सबसे पहला एडवांटेज आ जाता है कि बहुत तेजी से होता है, और इसलिए सभी ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे नए ऑर्गेनिजम्स को अराइज करने में एज क्विक एज पॉसिबल मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को अराइज कर सकते हैं। ये फास्टेस्ट मेथड है। दूसरा इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हो जाता है? दूसरा इसका सबसे बड़ा एडवांटेज हो जाएगा फास्टेस्ट मेथड के साथ साथ, ठीक है, इट टेक्स, देखिए इसमें हो जाएगा it takes less time। दो एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज हो जाएगा कि सबसे पहला है कि यह फास्टेस्ट मेथड है, दूसरा है कि इट टेक लेस टाइम, यानी यह कम समय लेगा। किससे? तो अपने कंपटीटर, अपने कंपिटिटिव प्रोसेस जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। दो बड़ा एडवांटेज और भी है ना। इसमें एक एडवांटेज हो जाता है कि इस प्रोसेस में, है ना, ऑर्गेनिजम्स जो प्रोड्यूस्ड होते हैं,
दे आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, वह अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। तो कह सकते हैं यंग वंस आर एग्जैक्ट कॉपी, यंग वंस आर एग्जैक्ट कॉपी। ठीक है, अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि यंग वंस जो नए जन्म लेते हैं वह नए यंग वंस अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। इसमें कोई वेरिएशन, कोई ज्यादा बदलाव, कोई बड़ा बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए कहता है कि इस प्रोसेस में जो पेरेंट्स जो ऑफिसर्स होंगे वह अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी होंगे। अगर एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी होगा। देखिए, वेरिएशन नहीं होगा तो सबका जेनेटिक मटेरियल एक जैसा होगा, और जेनेटिक मटेरियल एक जैसा होगा तो अगर किसी एक को बीमारी होती है तो बाकी सारे जो उसके स्पेसीज के ऑर्गेनिजम्स हैं वो उस बीमारी से आसानी से इन्फेक्टेड हो सकते हैं, है ना, और खत्म भी हो सकते हैं। वेरिएशन न होने पर वह ज्यादा एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन को एग्जर्ट मतलब जो है वह एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, और इसलिए वह इस चेंज क्लाइमेटिक कंडीशन में आसानी से सर्वाइव भी नहीं करेंगे। तो इस तरह के कुछ ऐसे सर्कमस्टांस बन जाते हैं किसमें, असेक्सुअल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन में, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में इस तरह के सर्कमस्टांस बन रहे हैं, इस तरह के चांसेस बन सकते हैं। और अब कहेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें देखिएगा तो इसमें जो है वह सिंगल पेरेंट क्या कर रहा है, तो सिंगल पेरेंट नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रहा है, सिंगल पेरेंट इज एबल टू प्रोड्यूस न्यू यंग वन, है ना। अच्छा, इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखेंगे तो एक और चीज आ जाता है, और वह होता है कि गेमेट्स आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। यानी यहां पे हम दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि गेमेट्स आर नॉट इन्वॉल्व, गेमेट्स आर not involved किसमें, असेक्सुअल में। लेकिन अगर उसी के अपोजिट बात करें सेक्सुअल की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है, तो इसमें कहता है कि 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, यानी वह प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें कितने पेरेंट्स चाहिए होंगे, 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, 2 parents are required, यानी इसमें 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, 2 पेरेंट्स रिक्वायर्ड हो जाएंगे। एक पेरेंट हो जाएगा मेल पेरेंट, ठीक है, और मेल पेरेंट को हम लोग क्या कहते हैं, फादर कहते हैं। मेल पेरेंट क्या कहेंगे, फादर, और दूसरा जो पेरेंट होगा उसको हम कहेंगे फीमेल पेरेंट, और दूसरी जो फीमेल पेरेंट होगी, उस फीमेल जो पेरेंट हो जाएगी उसे हम लोग कहते हैं क्या, मदर कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे इसे, एक को फादर और दूसरे को क्या कहेंगे, मदर। और इन 2 पेरेंट्स के आपस में मिलने से, 2 पेरेंट्स के मिलने से जो नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उसी को हम लोग, वह प्रोसेस हो जाएगा, वह कहलाएगा न्यू ऑफस्प्रिंग्स या यंग वंस कहलाएगा। अब याद रखिए कि इसमें 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, कितने पेरेंट्स की, 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। और इसमें दूसरा जो शर्त कहता है कि गेमेट्स आर इन्वॉल्व, क्या हो जाएगा, गेमेट्स आर इन्वॉल्व, यानी इस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन में गेमेट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, गेमेट्स जो है वह वहां पर रिक्वायर्ड होगा। कहेगा कि द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच 2 पेरेंट्स, है ना, two parents are able to produce their new young ones by involving their gametes, by using their gametes, gametes का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब तो 2 पेरेंट्स,
तो दोनों पेरेंट्स किससे पार्टिसिपेट करेंगे रिप्रोडक्शन? गेमेट्स के थ्रू, है ना। दोनों पेरेंट्स क्या करेंगे? गेमेट्स के थ्रू अपना पार्टिसिपेशन करेंगे रिप्रोडक्शन में। तो दोनों के दो गेमेट्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा मेल गेमेट, एक क्या हो जाएगा? मेल पेरेंट जो कंट्रीब्यूशन देगा वह कहलाएगा मेल गेमेट, मेल गेमेट। और मेल गेमेट को हम लोग कहते हैं स्पर्म। मेल गेमेट को क्या कहेंगे? स्पर्म कहेंगे, ठीक है। और फीमेल पेरेंट यानी मदर जो कंट्रीब्यूशन देगी उसे हम लोग कहते हैं फीमेल गेमेट, फीमेल गेमेट कहते हैं इसे, ठीक है, फीमेल गेमेट कहते हैं। और फीमेल गेमेट को क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग कहते हैं ओवा। क्या कहेंगे? ओवा। या इसे हम लोग कहते हैं ओवम, या इसे हम लोग कभी कभी कहते हैं एग, ठीक है। क्या कहते हैं? ये आपको दिखा, ओवा कह सकते हैं, ओवम कह सकते हैं, या एग कह सकते हैं। जो ये गेमेट होता है, देखिए गेमेट को हम लोग, गेमेट को, है ना, गेमेट जो है वह गेमेट सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? गेमेट सेल कहते हैं, गेमेट सेल कहते हैं। या कभी कभी इसे हम लोग जर्म सेल भी कहते हैं, जर्म सेल कहते हैं, ठीक है। गेमेट सेल या जर्म सेल कहते हैं। ये जो जर्म सेल होता है वह कैसे बनता है? जर्म सेल या गेमेट सेल में क्या खासियत होती है? हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल से कैसे डिफरेंट होता है? गेमेट सेल्स जो है वो हमारे बॉडी के एक खास ऑर्गन, हमारे बॉडी के खास ऑर्गन में, चाहे वह मदर हो या फादर हो, दोनों के लिए एक खास ऑर्गन होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक हिस्सा होता है, और उसी हिस्से में यह गेमेट्स फॉर्म होता है, ठीक है, हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल से। कैसे? नॉर्मल सेल से। तो हमारे बॉडी का वह जो पार्ट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वह पार्ट जिसमें कि यह गेमेट्स फॉर्म होंगे, वह मेल में अगर रहेगा, यानी फादर में रहेगा, तो फादर में गेमेट्स कहां फॉर्म होंगे? तो फादर में गेमेट्स फॉर्म होंगे टेस्टिस में। कहां फॉर्म होंगे? टेस्टिस, गोनेड्स। अच्छा, इस टेस्टिस में गेमेट्स फॉर्म होंगे, और मदर की किस पार्ट में, कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो है वो गेमेट फॉर्म होगा? तो वह हो जाएगा ओवरी में। कहां फॉर्म होगा? ओवरी में फॉर्म होता है, ठीक है। जो मेल पेरेंट होगा उसके टेस्टिस में फॉर्म होगा, और फीमेल पेरेंट के ओवरी में फॉर्म होगा। और जिस प्रोसेस से यह जो सेल है वह गेमेट्स में बदलता है, उस प्रोसेस को, अगर बात करें प्रोसेस की, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मियोसिस। मियोसिस सेल डिवीजन कह सकते हैं, सेल डिवीजन, ठीक है। इसके बारे में हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में क्लास 9 में ज्यादा डिस्कशन होगा। देखिए, मियोसिस और माइटोसिस डिवीजन में एक नॉर्मल सा डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। हम लोगों ने सेल चैप्टर में एक चीज पढ़ा था, ठीक है, एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ा था। क्या पढ़ा था सेल डिवीजन में? हम लोगों ने सेल डिवीजन में पढ़ा था कि जो नॉर्मल सेल होता है, नॉर्मल सेल होता है उसके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है, यानी ये नॉर्मल सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। न्यूक्लियस में क्या होगा? क्रोमोसोम। और नॉर्मल सेल में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 23 पेयर्स, है ना, यानी टोटल क्रोमोसोम्स की संख्या हो गई 46। जब सेल डिवीजन होता है तो इसकी जो क्रोमोसोम्स की संख्या होगी सेल डिवीजन के समय यह जस्ट डबल्ड हो जाती है, इसके अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या इसकी ठीक दोगुनी हो जाती है, यानी 46 हो जाती है क्रोमोसोम्स। 46 पेयर्स, सॉरी 46 पेयर्स। 23 पेयर्स थी नॉर्मल, डिवीजन के समय कितनी होगी? 46, जस्ट डबल, क्योंकि सभी क्रोमोसोम्स अपनी अपनी कॉपी तैयार करेंगे, जो हमने सेल में आपको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दिया था। तो यह 46 पेयर्स हो जाएंगे, और 46 पेयर्स होंगे तो ये दोनों, मतलब जो 46 पेयर्स हैं वह दो ग्रुप्स में बढ़ जाएंगे, दो ग्रुप्स में बढ़ जाएंगे,
और आप देखेंगे कि यहाँ पर दो न्यूक्लियस जो है वो अगले स्टेप में इसके अंदर दो न्यूक्लियस बन जाते हैं और दोनों न्यूक्लियस में ये 23 पेयर्स और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स को डिफरेंशिएट कर देता है। फिर ये दोनों न्यूक्लियस अलग अलग होंगे और इस सेल को दो पार्ट्स में डिफरेंशिएट करके और दो नए सेल बना देंगे, दो नए सेल बना देंगे और हर सेल के न्यूक्लियस में 23 पेयर्स हो जाएंगे, यानी 46 पेयर्स इक्वल शेयर में बट गया। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या कि एक डिप्लॉइडिक सेल, यानी जिस सेल के पास क्रोमोसोम्स की संख्या पेयर में होती है, किसमें पेयर में होती है, तो वह कहलाता है डिप्लॉइडिक सेल। डिप्लॉइडिक सेल कहलाता है। और वह एक डिप्लॉइडिक सेल डिवाइड हुआ और इसने दो डिप्लॉइडिक सेल्स को फॉर्म किया, तो इस डिवीजन को हम लोग कहते हैं माइटोसिस। तो हमारे बॉडी का नॉर्मल सेल का डिवीजन होता है माइटोसिस से, लेकिन जो गेमेट सेल बनते हैं वह किससे बनेंगे, तो आपको पता है कि गेमेट सेल्स जिस प्रोसेस से बनेंगे उसको हम लोग माइटोसिस नहीं कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मियोसिस सेल डिवीजन कहते हैं। मियोसिस सेल डिवीजन। तो इसमें क्या होगा कि इन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जिसे हम लोग टेस्टिस या ओवरी कह रहे हैं, वहां पर एक खास तरह का सेल होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, उसे हम लोग कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। यह जर्मिनल एपिथेलियम के जो सेल्स होंगे उसमें भी क्रोमोसोम्स की संख्या 23 पेयर्स ही होगी। डिवीजन के समय यह क्रोमोसोम्स की संख्या को यह भी क्या करेगा, डबल करेगा, 46 पेयर्स ही करेगा, ठीक है। लेकिन इसमें से डिवीजन के समय इसमें यह जो 46 पेयर्स हैं, यह 46 पेयर्स दो ग्रुप्स के बजाय यह 4 ग्रुप्स में डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं। कितने, 4 ग्रुप्स में डिफरेंशिएटेड हो जाएंगे और सबको केवल 23 और 23 क्रोमोसोम्स दे देगा। अब बताइए, इसमें के पेरेंट सेल में जिस सेल से डिवाइड होता है उसको हम कहते हैं पेरेंट सेल, और जो नए सेल्स बनते हैं वह कहलाते हैं डॉटर सेल्स, ठीक है। सेल्स डिवीजन में नियम होता है, ये कहलाएंगे पेरेंट सेल और ये कहलाएंगे डॉटर सेल्स। तो जो नए डॉटर सेल्स बने, क्या उनमें क्रोमोसोम्स की संख्या पेयर में है, नहीं है, और इसलिए ऐसे सेल्स जो होते हैं वह कहलाते हैं हैप्लॉइडिक सेल्स। क्या कहलाएंगे इसे, हैप्लॉइडिक सेल्स। और यही हैप्लॉइडिक सेल्स जो हैं वह कहलाते हैं गेमेट सेल्स। क्या कहलाएंगे, गेमेट सेल्स कहलाएंगे, गेमेट सेल्स। और यही गेमेट सेल्स बनते हैं मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट, ठीक है। किसमें, मेल पेरेंट में मेल गेमेट और फीमेल पेरेंट में फीमेल गेमेट बनेगा और दोनों हाफ हाफ क्रोमोसोम्स को कंसिस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये है गेमेट्स, और यही गेमेट्स जो है वह मेल पेरेंट देता है, एक गेमेट देगा मेल पेरेंट और एक गेमेट देगी फीमेल पेरेंट, और दोनों आपस में यूनाइट होंगे और तब नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। यही दोनों पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन होता है इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कौन से कितने पेरेंट्स हैं और किस तरह से वो पार्टिसिपेशन को इंश्योर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द गेमेट्स। गेमेट्स क्या है, गेमेट्स कैसा होता है, गेमेट्स क्या है वो तो आपने समझ लिया होगा, गेमेट्स कैसा होता है और उनका स्ट्रक्चर और फंक्शंस को हम लोग देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।